लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे बैठक की अध्यक्षता। विधानसभा में चल रही कानून व्यवस्था की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह समेत कई अधिकारी मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक जारी है। डिप्टी सीएम केपी मौर्य कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक अभी जारी है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया है कि 18 दिसंबर को हम लोग विधानसभा घेरेंगे। उसी को लेकर विधानसभा सत्र से पहले एक विधानसभा में आज बैठक की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। अपर प्रमुख सचिव गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है और लखनऊ कमिश्नर, ये तमाम अधिकारी जो है बैठक में मौजूद है। कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र से पहले कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने आह्वान किया है कि विधानसभा को घेरा जाएगा, कहीं ना कहीं उसी को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में भी एक तरह का अलर्ट रहेगा। लेकिन विधानसभा के आसपास और राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। आपको बता दें, विधानसभा से कुछ ही दूरी पे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कार्यालय वहां से करीब है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ में अगर अन्य दल और भी साथ में आके अगर घेराव करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बिगड़ सकती है। इसी को लेकर एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां भी हैं अब आगे? नहीं, देखिए एक बात बताते हैं आपको, जिस तरह से बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस मौजूद है और एडीजी क्राइम भी है, कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नर भी है, तो इसको ये माना जा सकता है कि सत्र से पहले बड़ी चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे भी जब सत्र शुरू होता है तो डायवर्जन कर दिया जाता है विधानसभा के आसपास। धारा 144 जो थी वो 163 बीएनएस में लगा दी जाती है, वो लगा दी जाएगी। 4 आदमी से ज्यादा विधानसभा के आसपास लोग जा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, किसी तरह के हथियार या कोई भी लाठी डंडा प्रदर्शन, ये सारी चीजें बैंड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र से पहले पुलिस ऐसे भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस बार इस तरह से कांग्रेस के आह्वान के बाद में जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से पुख्ता रखते हुए बैठक की जा रही। बैठक के बाद में कड़े इंतजाम किए जाएंगे। विधानसभा के आसपास कोई भी 4 लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते, राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस तरह के कड़े सुरक्षा व्यवस्था किए जाएंगे। तमाम फोर्सेज जो है वो लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं विधानसभा को जो है पुलिस के घेरे में पूरी तरह से ले लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र इस बार का जो है बहुत ही हंगामेदार देखने को मिलेगा। जी विशाल। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रायबरेली से बड़ी खबर, जिला जेल में बंदी की मौत का मामला। सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रायबरेली खीरो थाना क्षेत्र और पहुंचकर मृतक के परिजनों से भी की है मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद कैदी की मौत हो गई और ऐसे में अब ये प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मिलने के भी पहुंचा हुआ है। सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है रायबरेली और परिजनों से इस दौरान मुलाकात भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रायबरेली से, जहां पर जिला जेल में बंद कैदी की मौत हो गई थी और ऐसे में सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अब रायबरेली में पहुंचा है, जहां पर पहुंचकर उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की है। आप बताइए पूरी बात। हम साहेब हियर हैं, जब धंधा हम करी तरह न पाने हुआ दुआरे रह सिपाही का नाम बताइए। साहेब हम नाम नहीं जाने तो लिखे पड़े रामदेव गुड्डू को मारा पीटा और उसे घसीटते हुए थाने पर ले गए। थाने पर ले जाकर के इतना मारा और पीटा, बुरी तरह से मारा, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा और उसे 6 तारीख को जेल में
भेज दिया गया और जेल में लगातार रहते हुए किसी भी प्रकार से उसका इलाज भी नहीं हुआ और 11 तारीख को उसने दम तोड़ दिया। आज वो पूरा परिवार असहाय है, दुखी है। कैसे बच्चों का भोजन चलेगा, कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलेगा। इनके पास और कोई संसाधन नहीं है कि खेती बाड़ी है जिससे इनकी जीविका चल सके। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से इस गरीब परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करता हूं और इन्हें आवास की व्यवस्था और इस परिवार के 2 लोगों की नौकरी की व्यवस्था दी जाए। और बदायूं से बड़ी खबर, सपा सांसद आदित्य यादव ने लिखा पत्र। पुल निर्माण अस्थायी मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र। अस्थायी मार्ग न होने के चलते कई गांवों के ग्रामीणों को हो रही परेशानियां। पीडब्ल्यूडी ने पुल के दोनों तरफ से किया है रास्ता बंद। ग्रामीणों की परेशानी को लेकर सांसद ने लिखा पत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रास्ता ना होने के चलते यह पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी को यह पत्र लिखा गया है पुल बनाने को लेकर। ग्रामीण परेशान हैं और लंबे समय से पुल की मांग भी कर रहे हैं। और चित्रकूट से बड़ी खबर, बस स्टैंड पर खुलेआम लहराया तमंचा। एक युवक को मारने की फिराक में थे बदमाश। जनता ने बचाई युवक की जान। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा, 2 फरार। करवी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का यह पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनता ने युवक की जान बचाई है और पुलिस ने इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए हैं। तो चित्रकूट बस स्टैंड पर खुलेआम लहराया गया तमंचा। एक युवक को मारने की फिराक में थे बदमाश। ऐसे में जनता ने बचाई युवक की जान। पुलिस चाकू कहाँ से पड़ा रहा। फिर वो मेरे साथ आए हैं और यहाँ के कई लोग मेरे साथ आए हैं, तो मैं एक को पकड़ लिया हूँ। भैया भी मेरे साथ 2-3 लोग पकड़ लिए हैं। तो उसकी एक तो हम पकड़े हैं, उसका भोलू नाम है, अभिराज सिंह, वो है अग्रहुड़ा का, और उसके पिता का नाम है उदयवीर सिंह। तो उसको हम पकड़ लिए हैं। प्रशासन यहीं का जो है अपने करवी का प्रशासन उसको ले गए हैं। तुम जानते थे पहले से उनको? नहीं सर, पहले से मेरे उनको जानकारी नहीं थी सर। अभी यही मुझे जानकारी। कोई रंजिश, कोई विवाद? कोई रंजिश सर, कोई विवाद। अचानक से क्यों आपको टारगेट किया गया? सर मुझे कोई जानकारी नहीं इसके विषय में। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सर मैं रहने वाला हूँ। और बरेली से बड़ी खबर, एसएसपी बरेली ने की बड़ी कार्रवाई। 2 एसआई और 4 सिपाहियों को किया निलंबित। सभी के खिलाफ लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। जांच के बाद सभी को किया गया निलंबित। जेल में अलग अलग जगह पर तैनात थे पुलिसकर्मी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है 2 एसआई और 4 कांस्टेबल के खिलाफ। जिले में अलग अलग जगह पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी और एसएसपी बरेली ने बड़ी कार्रवाई भी की है। 2 एसआई और 4 सिपाहियों को निलंबित इस दौरान किया गया है। और प्रयागराज से बड़ी खबर, इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में मामला। इंजीनियर की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी अर्जी। सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका। गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की जमानत की अर्जी। जमानत की अर्जी पर 16-17 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमानत की अर्जी पर 16 और 17 दिसंबर को अब सुनवाई होना संभव बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव कानपुर पहुंचे, जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग इसके विरोध में हैं। उन्होंने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से कई बाधाएं आएंगी। वहीं बीजेपी पर वार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी ने उपचुनाव में बेईमानी से लोगों को मतदान करने से रोका, क्योंकि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई थी।
जैसे ही बीच में अगर अलमत में सरकार कोई आ गई तो क्या चुनाव नहीं कराएंगे? और इस तरह से कई बाधाएं आएंगी, तो ये सोच समझ लेना चाहिए। जनता को तो फायदा मिलेगा इससे, कहीं ना कहीं बाहर में जिस तरीके से विकास कार्य रुक जाते हैं, इससे फायदा मिलने वाला है। अगर देखिए, विकास काम कभी नहीं रुक सकता है। अगर सरकारें करना चाहें तो कहीं विकास का काम रुक नहीं सकता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। देखिए, अभी चुनाव में कितनी बेईमान, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है जो बेईमानी करे। रायबरेली में बीजेपी के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस कमेटी 18 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेगी। इसी सिलसिले में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला भी बोला है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंकज तिवारी ने कहा है कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के कुशासन से परेशान है। सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए हम लोग प्रेस वार्ता बुलाए हैं। आज 18 दिसंबर को हमारी रायबरेली के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तमाम लोग वहाँ जाएंगे और विधानसभा को घेरेंगे। चूँकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देश की जनता, प्रदेश की जनता त्राई कर रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। गरीबी का ये आलम है कि गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी महंगाई हो रही है कि लोग खाना खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मजदूर हमारा परेशान है, किसान हमारा परेशान है, हमारा युवा परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग लखनऊ जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। लगभग हजारों आदमी जाएगा और वहाँ की सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के सरकार के सामने रखेंगे हम लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग। और जो आज इस सरकार में जिस तरह से पुलिस बेलगाम हो चुकी है, सारे जितने भी विभाग हैं बेलगाम हो चुके हैं, अधिकारी इनके कहने में नहीं है। आज अगर पब्लिक का कोई आदमी पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जाता है, अभी एक महिला गई, उसको न्याय मांगने के लिए गई थी, उसको जिस तरह से टांग करके, जिस तरह से उसको जो है प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया गया, तो ये न्याय मांगने वालों के ऊपर जो है लाठी। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी। मामले में जिम्मेदारी हैदराबाद पुलिस और प्रशासन की है, जो सही सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को इस घटना के बारे में पता था। बता दें कि अभिनेता के पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर पहुंचने से भगदड़ मच गई थी और इस दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके चलते अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी की गई थी। संभल के शाही जमा मस्जिद क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। इस दौरान 46 साल से बंद भगवान शिव का मंदिर भी खुलवाया गया है। यह मंदिर महमूद खां सराय इलाके में एक बंद मकान में पाया गया, जो 1976 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। इस दौरान मंदिर से भगवान शिव का शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है। इस मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग आज सुबह जब विद्युत चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें जब हम लोग जगह जगह घूम रहे थे, तो उस क्रम में हम यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी हम सभी लोग आपके साथ विजिट करने यहाँ पर आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया कि अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग भी है। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। तो बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले।
अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था यहाँ पर? 78 के बाद तो आने में जोना में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ भवन ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए। तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवाने पर। संभल मंदिर मामले को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया है। बता दें कि 46 साल से बंद भगवान शिव के मंदिर को डीएम और एसपी ने खुलवाया है। अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ अफसरों की रेड के बाद शिव मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं। तब डीएम और एसपी की ओर से बंद मंदिर को खुलवाया गया है। वहीं महंत राजू दास ने मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि समुदाय विशेष के कब्जे से कई मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। ऑपरेशन के दौरान एक मंदिर पाया गया है, जिस मंदिर में भगवान भोले का शिवलिंग जिसको मिट्टी से ढक दिया गया, हनुमान जी का मूर्ति जिसको मिट्टी से ढक दिया गया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ मेरा सवाल है मुस्लिम कट्टरपंथियों से कि इस्लाम की जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां पर चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो नहीं रह पाता है। उसको आप लोग भगा दी जाते हो, उनके परिवार को मारते हो, काटते हो और उनको खत्म कर देते हो और उनके जो पूजा स्थल को कब्जा कर लेते हो। एक तरफ आपके तमाम मुल्ले मौलाना ये कहते हो कि हर जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, यहाँ तो साक्षात मंदिर जिसको तुमने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से नहीं। रायबरेली की कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत का शुभारंभ जज राजकुमार सिंह ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर जज ने कहा है कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर सस्ता, सुलभ और सर्वव्यापी न्याय किया जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर दो पक्ष खुद अपने केस को लेकर आते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। फीस अगर दी भी होती है तो फीस लोक अदालत का दिन है और आज जिला न्यायालय परिसर में परिवार न्यायालय भी स्थित है, एमएसीटी कोर्ट स्थित है। तो एमएसीटी के मुकदमे एमएसीटी कोर्ट में जाएंगे, परिवार न्यायालय से संबंधित मुकदमे परिवार न्यायालय की कोर्ट में जाएंगे और बाकी जो ई चालान्स है, हमारे ई चालान्स के अलावा कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस के अलावा उत्तराधिकार वाले मामले हैं और जो सिविल केसेस होते हैं या ऐसे मामले जो कि लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं, ये सारे केस। कुशीनगर जिला न्यायालय में जिला जज के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जहां जिला जज सुशील कुमार शशि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में जिला जज और सीएमओ ने असहाय गरीबों को कंबल, निःशुल्क चिकित्सा और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया है। बैंकों से लाभार्थियों की ओर से लिए गए ऋण में भी भारी छूट कर ऋण माफी का आयोजन भी किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि हमने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोया है, जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के रूप में हुई है और इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसको संविधान के भाग 4 में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। इसी अनुक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है ताकि एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध करा सके
तो लोक अदालत का मूलभूत उद्देश्य ऐसे मुकदमेबाजी को अंत करना है जिन मुकदमों से अनावश्यक व्यय होता है, समय की परेशानी होती है या व्यर्थ के उलझाव वाले मुकदमे होते हैं। तो ऐसे मुकदमों को बड़ी आसानी से सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कर देने का उद्देश्य लोक अदालत। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर डिवाइडर ना होने की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। बीती रात भी सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। अब लंबे समय से डिवाइडर की मांग कर रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने हाथों के किनारे काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण धरना दिया है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि मार्ग को चौड़ा किया जाए जिससे हादसों पर रोकथाम लग सके। साथ ही भाकियू भानु के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। धरने पर हम इसलिए बैठे हैं, ये जो मुरादाबाद से आगरे नेशनल हाईवे है इन्होंने इतना पतला बना दिया है कि इस पर आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि बच्चे 2 लड़के कल ही खत्म हुए हैं। अब बताओ, ये टोल भी 2 जगह इन्हें टोल भी बना दिया है इन्होंने, टोल भी पूरा ले रहे हैं। इस पर डिवाइडर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनना चाहिए ना चाहिए? बताओ। डिवाइडर बनना चाहिए, हमारी मांग है डिवाइडर बनने की। इस पर डिवाइडर बनना चाहिए, इसीलिए हम धरने पे बैठे। हमारा बैठने का जो मेन मकसद ये है, ये हमारा जो आगरा हाईवे है, ये रोड, इस रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता है। रोज एक न एक दिन युवा की जान जाती है, रोज बड़े बड़े हादसे होते हैं। इसलिए हम इस पर डिवाइडर की मांग कर रहे हैं और काफी समय से मांग करते हुए आ रहे हैं, मगर हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कल की बात है, 2 युवा एक्सीडेंट में मारे गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। इसलिए हम ये काली पट्टी बांध के यहाँ पे धरने पे शांतिपूर्ण धरना अपना करना चाहते हैं, बैठे। हम यही मांग करते हैं कि इसमें रोड में बीच में डिवाइडर लगे ताकि हादसे यहाँ पे कम हो सके। हमारे धरने पे बैठने का एक ही मकसद है कि ताकि ये जो नेशनल हाईवे है इस पे डिवाइडर की मांग करते चले आए हैं और अब ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो मांग उठाई इनके साथ इकट्ठा होकर अच्छी राय के लिए हम बैठे हैं। यहाँ डिवाइडर की एक ज़माने से मांग करते चले आए हैं और उसका बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जवान मौतें हो रही हैं, घरों में मातम छा जाता है आए दिन। वो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जल्दी बार बार मांग करते आए लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं है। और इसी का कानपुर के फजलगंज थाने में एक मिल्क सप्लायर ने नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड और HDFC बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी ने मिल्क सप्लायर की ID का इस्तेमाल कई बैंकों से कर 7 करोड़ रुपए का लोन कराया था, जो साल 2021 में लिया गया था। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न FTC के यहाँ शिकायती पत्र दाखिल किया है। वहीं कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाना फजलगंज में नमस्ते इंडिया और HDFC बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें लेन देन का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है और इस संबंध में विवेचना कराई जा रही है और जो अग्रिम कार्रवाई थाना स्तर से की जा रही है। थाना फजलगंज में नमस्ते इंडिया और HDFC बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें लेन देन का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है और इस संबंध में विवेचना कराई जा रही है और जो अग्रिम कार्रवाई थाना स्तर से की जा रही है। ऐसा है, ये विनय कुमार मिश्रा हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं। ये नमस्ते इंडिया जो ये फूड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये दूध के कलेक्शन का सेंटर था इनके पास। उस कलेक्शन सेंटर में ये दूध कलेक्ट करते थे देहातों से लेके। उसी बाबत इन्होंने अपना आधार और पैन की फोटोकॉपी इस कंपनी को मुहैया कराया था, जो उनके मानक होते होंगे उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लिए गए होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग होने पे ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई भी इनकी मदद नहीं की। लिहाजा बड़ी कंपनी है, इस वजह से पुलिस भी दबाव में रही होगी।
तो इनकी मदद कहीं से नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों ने न्यायालय की शरण में इन धाराओं के तहत इनका मुकदमा पंजीकृत फजलगंज